नमस्कार, प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद अहमद साहब से। डॉक्टर मसूद, आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कांसीराम जी की नर्सरी से आपका राजनीतिक जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा की सरकार बनी उसमें उस समय आप शिक्षा मंत्री थे। कहा जाता है कि उस समय सिंगल एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में शायद उत्तर प्रदेश में कैलाश नाथ यादव जी के बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं। आप प्रावधिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, शिक्षा मंत्रालय को कई भागों में डिवीज़न कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल को आप उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तो व्यवस्था बहुत लचर थी। उसको सुधारने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और देखिए, ऐसा है कि किसी भी समाज की जो रीढ़ है वो शिक्षा है। सही बात यह है कि अब जो शिक्षा प्रणाली लोग चाहते ही नहीं कि इस प्रदेश के लोग, इस देश के लोग शिक्षित बने। इसलिए शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। इसलिए उन लोगों को जो शिक्षित हो जाने के बाद जो भ्रम जाल नहीं होता है जी, उसमें फंसाना आसान नहीं रह जाएगा। तो अब जो सरकारें हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि कोई अपने हक का अधिकार को न समझे, हम छल रहे हैं उसको न समझे, लोग अपना अधिकार मांगे ना इसको न समझें। इसलिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात समझे नहीं, इसी में अगर फंसा के रखना है तो लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहिए। और उसी साजिश के तहत शिक्षा की दुर्दशा है। डॉक्टर साहब, जब आप उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी अलायंस की गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय ऐसा कोई काम जो आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में या वीकर सेक्शन के चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसा कोई आपका ठोस निर्णायक कदम आपने उठाया हो, बता सकते? देखिए, ऐसा है कि मैंने बताया पहले ही कि उसको बड़ी लचर व्यवस्था मिली थी। तो पहले तो मैंने एग्ज़ाम जो है ईमानदारी से करवाया और सभी स्कूलों में प्राइमरी से लेकर के इंटर तक लोगों को पढ़ाने पर मजबूर कर दिया। मैंने छापे मारे और अभी मैं कुछ और भी करता, मतलब जैसे रिजर्वेशन का मामला था वो पूरा नहीं हो रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरे ज़माने में जो नौकरियां निकलें उसमें पिछड़ों का और दलितों का हिस्सा पूरा हो, उस कोटे को पूरा किया। और मैंने उर्दू टीचर्स, उर्दू ट्रांसलेटर्स से जो भी उर्दू पढ़े हुए लिखे लोग थे, और अदीब, कामिल, फाजिल, मौलवी, मौलाना, इसको हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए के बराबर किया। और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे उर्दू ट्रांसलेटर्स भी हैं और उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं। और जब मैंने ईमानदारी से आरक्षण का कोटा पूरा करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, इसलिए कि 27% का कोटा पिछड़ों का है और 22-23% का कोटा SC ST का है। तो यही कोटा नहीं पूरा हो रहा था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो कोटा सिर्फ मेरे ज़माने में पूरा हुआ, मेरे हटने के बाद फिर वो कोटा जहाँ का था वहीं कागज में कुछ, और आज तो आरक्षण ख़त्म ही कर दिया तकरीबन मेरे करीब। और ये जो मौजूदा सरकार है ये आरक्षण को ख़त्म ही करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये बात तो करती कुछ, लेकिन पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक और हिस्सा अपने लोगों को खिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कांसीराम जी के नवरत्नों में शुमार हुआ करते थे। राज बहादुर जी, लालजी यादव, सारे लोगों के साथ राम लखन वर्मा। ऐसी क्या स्थिति बनी कि बाद में आगे चल के बसपा सुप्रीमो बहन जी से आपका ज़बरदस्त टकराव हुआ और आपको अपने मात्र संगठन बीएसपी को छोड़ना पड़ा? ऐसा है कि मैंने तो अपने इस्तीफानामे में लिख करके दिया था। जैसे जग जाहिर है कि बहन जी आजकल भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल मिली हुई। तो बहन जी ने सरकार बनने के 4 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गुटरुगु करने लगी थी। बहन जी 4 महीने बाद ही मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी हटा करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता हासिल लेना चाहती थी। और
हमारे ऐसे आदमी को हम जब जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस क्या है और ये क्या करेंगे, और हम लोग नए नए चुन करके आए थे, तो मैंने प्रयास किया। बहुत सारे जो बीएसपी के विधायक थे वो भी मेरे बात से सहमत हुए, और मैं समझता हूँ कि यहीं से मैं तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी, भाई ऐसा है कि हमने जो राजनीति की थी पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों वंचित समाज की राजनीति की थी, इनके बीच में रहे थे, इनके लिए लड़ने के लिए मैदान में आए थे, इनके लिए काम कर रहे थे, तो इनका तो हमदर्द हमको होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका अपना पॉलिटिकल आउटफिट रहा नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, उसके आप सदर रहे। राजनीतिक दल बनाने को बीच में आप कैसे मजबूर हुए? क्या कारण थे कि आपको अपना पॉलिटिकल पार्टी उस समय बनानी पड़ी? देखिए ऐसा है, आज आप देख रहे हैं मुसलमानों को सबने छोड़ दिया। आजकल ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए सब। कंपटीशन है कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए। वो कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन मुसलमानों की तो कोई बात नहीं कर रहा है। मुसलमान तो बेयार मददगार चौराहे पर खड़ा है, समझेंगे नहीं आप, बिल्कुल अकेला हो गया है नहीं, सबने छोड़ दिया है। तो अब क्या कहें, है कि नहीं है? हमने तो ये सोचा नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कुछ तो सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए भाई, है जिससे आप मदद लेते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करता है, जिसको आपने विश्वास दिलाया उसको तो भरोसे में लीजिए, है। आज हम उत्तर प्रदेश के मुसलमान बेयार मददगार हैं, समझे नहीं है? कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई पिटाई कर रहा है भीड़ लगा के, और हमारा कोई यार मददगार नहीं। हमने तो सोचा भी नहीं था, और पिटाई हमारी हो रही है। निशाना इस देश का पिछड़ा और दलित है। सर, जो मैंने आपसे पूछा दल बनाने की बात, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, बलेश्वर यादव आपके सिंबल पे पार्लियामेंट गए, वो जो दौर था वो प्रयोग करने पे कैसे कोई राजनीतिक मजबूरी? पार्टी हमने बनाई जी, पार्टी बनाना आसान काम नहीं, हमने बनाई, लेकिन उस वक्त इतने सशक्त लीडर थे तो उनसे निपट पाना मुश्किल था। जैसे मुसलमानों में ही हमारी मुखालफत कौन करता था? जो मुसलमान थे, जो एमपी थे, एमएलए थे, या पुराने नेता थे। उस ज़माने में मुसलमान तो इस प्रदेश का हीरो था, है भाई। जहाँ देखो वहीं मुसलमान की बात हो रही, जहाँ देखो वहीं मुसलमान की बात, काम हो या ना हो, है ना। तो लोगों ने मेरी मुखालफत किया, और जितने पैसे की आवश्यकता थी वो मेरे पास साधन नहीं थे। डॉक्टर साहब, आप नैतिक राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत नैतिकता भरी सियासत हमेशा किया। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन मोर्चे 2 का भी हिस्सा रहे, उनके साथ आपने काफ़ी मूवमेंट किया, और वो आंदोलन कहा जाता है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ जन मोर्चे का। लाभ भले बीएसपी को मिला, 2007 में सरकार बीएसपी की, क्योंकि जन मोर्चे का अपना ग्राउंड पे संगठन नहीं था, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी उस जन मोर्चे गठबंधन का बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उसके बाद 2007 में आप समाजवादी पार्टी में भी आ गए, आपको सिंबल नहीं मिला, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, तो जन मोर्चा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और अब चौधरी साहब के साथ राष्ट्रीय लोकदल। तो जो आज राष्ट्रीय लोकदल के ये देश के सबसे बड़े राज्य के आप सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और पार्टी खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में आपको जोड़ने का बड़ा जिम्मा चौधरी साहब ने देख रखा है। और चूँकि जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सियासत, कमेरा की सियासत, किसान की सियासत, चौधरी साहब, जयंत चौधररी साहब इसी के इर्द गिर्द रहे। अब क्या भविष्य मानते हैं राष्ट्रीय लोकदल का 2022 को लेकर के? क्या स्ट्रेटजी है, क्या रोड मैप? देखिए, भविष्य तो सबका चरमराया हुआ है। जो हालात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिक्टेटरशिप, डराना, धमकाना, दबाव बनाना, है कि नहीं वासी, और आप देख रहे हैं उसके दबाव में लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, समझे। लोग अपनी बात को कहने में खौफ खा रहे हैं, हम जैसा आदमी खौफ खा रहा है। तो ऐसा है कि, और जो राजनीति है, जो पुराने लोग थे अब वो राजनीति नहीं रही। पहले पुराने लोग विचारधारा की राजनीति करते थे,
विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ते थे और विचारधारा के आधार पर लोग जुड़ते थे और मरने जीने तक का साथ रहते थे। अब जो है विचारधारा कोई मायने नहीं रही। अब तो हिंदू मुसलमान हिंदू निगेटिव राजनीति। क्या भाई, ऐसा है कि चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, इन्होंने मतलब नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया, नथिंग, समझ नहीं आप। और इसके बावजूद भी खाली हिंदू मुसलमान निगेटिव कर रहे हैं और कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब, आप समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रीय लोकदल। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग फार्मूला फिलहाल अभी ग्राउंड का काम हो रहा होगा, संगठन का काम हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में संगठन का काम कैसे चल रहा है और लगभग कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल गंभीरता से तैयारी करती नजर आ रही है? कि ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि आपने बता ही दिया पूर्व पश्चिम के हालात क्या हैं, तो हम ज़्यादा सीटें पश्चिम में लेंगे, है ना। पूरब में भी जो भी अखिलेश जी से तो ऊपर की बात है, इसका फैसला हम नहीं कर रहे। लेकिन हमारा लक्ष्य ये ज़रूर है कि प्रदेश को बचाना है तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। समझे, अब तक बहुत कुछ हम लोग कर चुके होते, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन का मामला रहा तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है। इसमें हम लोग पब्लिक से मिल नहीं पा रहे हैं और हम लोग सत्ता में भी नहीं कि किसी तरीके से लालच दे लें या अपनी बात कह लें, समझे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का हो रहा है। जब ये कोरोना का कुछ मामला ढीला होगा, लॉकडाउन लगेगा, तो हम लोग 4-6 महीने में इस काम को कर लेंगे। जिस दिन जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश यादव जी ये निकलेंगे और मंच पर खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है जो पहले का वोट बैंक था, जो लोक दल का वोट बैंक हुआ करता था चौधरी चरण जी के ज़माने में, तो चौधरी जयंत और चौधरी अगर ये अखिलेश यादव जी जब एक साथ खड़े होंगे मंच पर तो वो वोट बैंक फिर आ जाएगा, उससे ज़्यादा हम मजबूत हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, 2017 में बड़े चौधरी और छोटे चौधरी जयंत चौधरी साहब दोनों लोग मुजफ्फरनगर और बागपत से पार्लियामेंट का चुनाव लूज़ कर गए, लीडरशिप आपकी चुनाव हार गई। कहाँ चूक हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें मायावती जी की जो है, मायावती जी का जो कारनामा था, मायावती जी की जो डिक्टेटरशिप थी, या मायावती जी का जो भ्रम, समझ नहीं, मायावती जी तो सीधे सीधे बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं, तो मायावती जी की वजह से सपा का भी नुकसान हुआ और हमारा तो नुकसान हो ही गया। मतलब आप देख लीजिए, मायावती जी, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि धर्मेंद्र और डिम्पल यादव हारे ही हैं मायावती जी की वजह से, समझ नहीं आप हैं। और अब मैं वो बात कहना नहीं चाहता, जो मायावती जी का व्यवहार था, जूता निकाल के वो फला और ये, और जैसे मैं एक बात बताऊं कि डिम्पल यादव जी ने पैर छुआ मायावती जी को, तो हक ये बनता था कि बहन जी का भतीजा था या बहन जी, मुलायम सिंह यादव जी बुजुर्ग आदमी है भाई, वो तुम्हारी तरह वो भी 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे इस देश के, और मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का चुनाव तो कभी हारे नहीं, तो तुमसे तो बड़े नेता थे ही है। तो अगर डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और उनका भतीजा जो है वो पैर छू सकता बहन जी का, तो बहन जी मुलायम सिंह का पैर नहीं छू सकती थी, या बहन जी, चलो बहन जी न छुए तो उनका भतीजा जो आकाश था वो न छू, उसको नहीं छूना चाहिए था, है? इसका बहुत गलत मैसेज गया। बहुत सारे यादवों ने भी इस बात को लाइक नहीं किया। डॉक्टर साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एकता पर चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी साहब काफ़ी काम करते रहेंगे, खासकर जाट और मुस्लिम कम्बिनेशन पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया। जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का, खासकर जाट लैंड का, जाट और जाटो बहुत ज़्यादा जो थोड़ी सी सामाजिक दूरी है वो राजनीतिक दूरी में बदलती तो नहीं नजर आई। ऐसा है कि सामाजिक दूरी है नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोगों के प्रयास से दूरी पैदा हुई और वो दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं, समझे। और कितना बड़ा फसाद करवाया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उस दूरी को भरने के लिए चौधरी जयंत चौधरी, अजीत सिंह हमारे नेता बेचारे लगे रहे और वो चुनाव हारे नहीं,
वो ईवीएम का कमाल है, समझे नहीं। अब जो हमारे दोनों चौधरी हारे हैं वहाँ से बागपत से और मुजफ्फरनगर से, वो हराए गए, मेरा अपना ऐसा मानना है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो चुनाव हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं। ऐसी बात मुझसे वहाँ के डीएम ने कहा। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में आपकी दिनचर्या क्या है और पार्टी को आप कैसे विस्तारित कर रहे हैं? इस समय क्या एक्टिविटी है पार्टी की? भाई देखो, कोरोना काल जो है ये तो मुझे लगता है कि इस सरकार की भी साजिश है। जब कोरोना 500 था तब तो लॉकडाउन लग गया, और अब जब कोरोना लाखों में पहुंच गया है, सब कुछ बंद हो, 500 बंद हो गया। अब जो है मुझे लगता है फैलने दिया जा रहा है, न इलाज है, न वेंटिलेटर है, न कोई पूछने वाला है। जो जा रहा हो बेचारा मर के ही निकल रहा वहाँ से, समझ नहीं आ तो। और सरकार दोनों फेल है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो बिल्कुल फेल है। योगी जी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे गोरखपुर के मठ में, उन्होंने गोरखपुर के मठ को उत्तर प्रदेश को अपना मठ समझ रखा है, इस सचिवालय को मठ समझ रखा है, उसी तरीके से चला रहे हैं, समझ नहीं आप। तो हालात अच्छी नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो भी हालत है उसका मुकाबला हम लोग करना है। अभी जैन जी वर्चुअल मीटिंग की होगी, तो अभी हम लोग जो साधन उपलब्ध उससे काम कर रहे हैं, समझ नहीं। और लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारा प्रयास होगा कि अखिलेश जी, जैन जी एक मंच पर खड़े हों और 3 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर मसूद अहमद, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।